So today we are going to discuss about the section 116 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जहाँ पे हम लोग जानेंगे कि कैसे जो पैटर्निटी है वो एक कंक्लूसिव प्रूफ बन जाता है विद इन मैरिज। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे हम देखते हैं कि जो सेक्शन 112 है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का, वो सेक्शन जो है वो सेम एज इट इज़ अ मिरर्ड सेक्शन है सेक्शन 116 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो नए पुराने में कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको यही याद रखना है कि सेक्शन 116 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ पैटर्निटी की बात करता है। अब ये कैसे बात करता है और क्या बात करता है, इसे समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल इस प्रकार है कि यहाँ पे रवि है और प्रिया, इनकी शादी हुई थी 2018 में। 2021 में प्रिया ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया जिसका नाम अर्जुन है। रवि और प्रिया जो है उस टाइम मैरिड कपल की तरह साथ में रहते थे और उस टाइम जो है अर्जुन कंसीव हुआ। तो इस सेक्शन के दौरान सेक्शन 116 के तहत हम ये कहेंगे कि अर्जुन का पैदा होना एक कंक्लूसिव प्रूफ है कि वो अपने पिता यानी कि रवि जो अर्जुन के माँ का हस्बैंड है रवि, उसी का वो बेटा है, उसी का वो पुत्र है। आपको समझ में आया? देखिए, अब हम मान लेते हैं कि ये है रवि और ये है प्रिया। इन दोनों की शादी हुई थी 2018 में। 2018 से 2021 के बीच का जब हम लोग अंतर देखते हैं तो इसी बीच के दौरान जो अर्जुन है वो कंसीव हुआ। अर्जुन कंसीव हुआ, तो हम ये मानेंगे कि ये जो अर्जुन है, जो चाइल्ड है, वो उसका पिता ये रवि ही है। ओके, अभी आपको सब सिंपल लग रहा होगा, आगे चल के हमें और भी चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, पर वो आपको इतनी ईजिली समझाया जाएगा कि वो आपको आराम से समझ में आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप सेक्शन पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि पहले आप एग्जाम्पल समझिए। अगर आप एग्जाम्पल समझ जाते हैं तो आपको आराम से सेक्शन पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए एग्जाम्पल 2 क्या बोलता है। एग्जाम्पल 2 बोलता है कि सुनील और मीना जो हैं इनकी शादी हुई थी 2015 में, लेकिन इनका डाइवोर्स हो गया 2022 जनवरी में। ओके, जुलाई 2022 में क्या हुआ कि मीरा ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया। ओके, आप देखेंगे कि यहाँ पे जनवरी में इनका डाइवोर्स हुआ है और जुलाई में एक बेबी गर्ल का जन्म हुआ है। ओके, क्योंकि अनन्या जो है वो बॉर्न हुई है 280 दिन। ओके, ये 280 डेज जो है वो आपको याद रखना है। ये 280 डेज जो है उसके आफ्टर, इनके डाइवोर्स के 280 दिन के बाद जो है ये बेबी गर्ल का जन्म हुआ। तो हम ये मानेंगे कि जो ये बेबी गर्ल है वो सुनील की ही बेटी होगी। उसका फादर जो है वो सुनील होगा, उस बेटी का फादर जो है वो सुनील ही होगा। तब जबकि शादी जब डिज़ोल्व हुई, शादी का जब डिज़ोल्यूशन हुआ, जब वो मैरिज ख़त्म हुई, जब उनका डाइवोर्स हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसकी मदर ने, मतलब कि मीना ने दूसरी शादी नहीं करी थी और 280 दिन के अंदर ही दूसरी एक बेबी ने जन्म लिया। तो हम ये प्रिज्यूम करके चलेंगे, कोर्ट ये कंक्लूसिव प्रूफ मानेगा कि बेबी गर्ल का पैदा होना जो है वो इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ है कि सुनील ही उसका फादर है, क्योंकि उसकी मदर ने कोई भी दूसरी शादी नहीं करी थी। नो मैरिज। ओके, नो सेकेंड मैरिज। सो अब आप पढ़ सकते हैं कि सुनील एंड मीना वेर मैरिड इन 2015 बट गॉट डाइवोर्स इन 2022। इन जुलाई 2022 Meera gave birth to a baby girl Ananya. Since Ananya was born within 280 days after the dissolution of Sunil and Meera's marriage, and Meera did not remarry. Okay, so this point is very important. Meera did not remarry during this period. Ananya is a conclusively presumed to be the legitimacy of the child को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, चाइल्ड
को जो इन फ्यूचर जो सोसाइटी में फेस करना पड़ता था इन सब चीज़ों की वजह से, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक लॉ है जो बोलता है कि अनन्या एक कंक्लूसिवली प्रिज्यूम टू बी लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ सुनील होगी अंडर सेक्शन 116 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 unless it can be shown that the parties to the marriage has no access to each other at any time when she could have been begotten. Okay, so unless जो है वो एक तरीके का एक्सेप्शन है. अब आप आगे समझेंगे कि कैसे जो है वो इनका जो बेबी है वो कैसे ये कंक्लूसिवली ये माना जाएगा कि वो उनका ही बेटा है या बेटी है, लेकिन उसको भी एक एक्सेप्शन के अंदर रखा गया है कि अगर पार्टीज ये प्रूव कर देती हैं, अगर जो हस्बैंड है जो वो प्रूव कर देता है कि मेरा तो एक्सेस ही नहीं था कि हमारे बीच कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज हो सके, एज अ हस्बैंड एंड वाइफ हम एक दूसरे के साथ रहे हों, या जो है इंटरकोर्स करने का कोई एक्सेस नहीं था, तब जो ये बात है इसे रिबट किया जा सकता है. अनलेस ये कोर्ट जो है वो कंक्लूसिवली प्रिज्यूम करके चलेगा कि दैट चाइल्ड इज अ लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ दैट मैन whom her mother was married. Okay, her or his mother was married. So की प्रोविज़न जो है सेक्शन 116 ऑफ BS से क्या बात करता है? पहली तो बात है ये प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी की बात करता है. आप देख सकते हैं कि प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी, अगर आप LLB में हैं और अगर आपको ये सेक्शन लिखना है तो आप याद रखिएगा, आपको पॉइंटर्स बना के ज़रूर लिखने हैं. आप इसको की फीचर्स लिख सकते हैं, की प्रोविज़न्स लिख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस सेक्शन करके हेडिंग डाल के आप लिख सकते हैं कि क्या बात करता है सेक्शन 116 जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का. तो पहले आप लिखेंगे कि प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी की बात करता है कि अगर चाइल्ड जो है वो बॉर्न होता है ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज बिटवीन द वुमेन एंड अ मैन is a conclusive presumed to be the legitimate child of that man. और दूसरी बात करता है पोस्ट डिसोल्यूशन बर्थ. इवन अगर जो मैरिज जो है वो डिसॉल्व भी हो जाती है, उसके बाद जो है वो चाइल्ड बॉर्न होता है विद इन 280 days आफ्टर द रिजोल्यूशन ऑफ दैट मैरिज, और उसकी जो मदर है, उस मदर ने अगर सेकेंड शादी नहीं की है, कोई और मैरिज नहीं हुआ उसका, तो यही माना जाएगा कि वो चाइल्ड जो है वो लेजिटिमेट चाइल्ड है. रिबटल ऑफ प्रिजम्पशन की बात करते हैं तो रिबट कैसे किया जा सकता है? रिबटल का हमने जो ये एक्सेप्शन डिस्कस किया है उसी की बात करता है कि ये प्रिजम्पशन जो है वो सिर्फ तभी चैलेंज किया जा सकता है बाय प्रूविंग दैट द husband and wife had no access to each other at any time when the child could have been conceived. Okay, so let's move further. आगे हम देखते हैं कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो है वो क्या कहता है इसके बारे में. तो सबसे पहले हम लोग एक केस देखते हैं गौतम कुंडी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1993 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में हेल्ड किया था कि DNA टेस्ट जो है वो कैन नॉट बी सोली बेस्ड ऑन द एलिगेशन ऑफ एडल्ट्री. अगर एलिगेशन ऑफ एडल्ट्री लग रहा है तो इस बेसिस पे जो कोर्ट है वो ये नहीं कह सकती कि भाई इनका DNA टेस्ट कराओ, ये जो चाइल्ड है वो लेजिटिमेट है कि इलेजिटिमेट है, ये पता करने के लिए कोर्ट जो है वो नहीं कह सकता है. Okay, so the presumption under section 112 is strong and can only be rebutted by the clear evidence of the non-access. तो इसमें कोर्ट ने कहा कि क्लियर एविडेंस अगर है कि नॉन एक्सेस था हस्बैंड का with that wife, with that woman whom she is claiming that the child is born out of or within that marriage with that man. So this can be rebutted only by the clear evidence. So the next case is Nandlal Vasudev Badwak versus Lata Nandlal Badwak 2014. In a significant shift, the Supreme Court recognized that since the evidence like DNA test, which are highly accurate, should be prevail over the legal presumption when there is a conflict, thereby allowing the rebuttal of the presumption under section 112 with the conclusive and scientific proof. अब इस केस में कोर्ट ने कह दिया कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस बात को अब रिकॉग्नाइज करेगा ऐसे एविडेंसेस डीएनए टेस्ट को जो कि हाईली एक्यूरेट हैं और इनको जो है वो लीगल प्रिजम्पशन के ऊपर रखा जाना चाहिए,
जब भी ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो देयर बाई कोर्ट ने कहा कि हम रिबेटल के लिए डीएनए टेस्ट को अलाउ करेंगे। ओके, क्योंकि ये एक जो है प्रिजम्पशन जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ का उसको रिबट कर सकता है और एक्यूरेटली कर सकता है, इसलिए। नेक्स्ट केस इज दीपान्विता रॉय वर्सेस रोनोब्रोतो रॉय 2015। कोर्ट ने एक्नॉलेज किया कि डीएनए टेस्टिंग as the most legitimate and scientifically accurate method to establish the paternity, suggesting that the such evidence can be used to challenge the presumption under section 112. Okay, तो let's move forward. अब ये दो केसेस हैं, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ना चाहें तो ना पढ़ सकते हैं। पर अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं और आपके सेमेस्टर में ये टॉपिक है, जो कि होगा ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो क्यों नहीं होगा। तो अगर आप जब भी लिखें ना, तो जो ये न्यू केस लॉज होते हैं ना, उन्हें आप ज़रूर लिखें। उससे क्या होता है ना कि ये जो आपके 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ना, अगर 10 नंबर के क्वेश्चन है ना, अगर आपने सारी चीज़ें लिख दी, सारे पॉइंटर्स लिख दिए, सेक्शन एलोबरेट कर दिया, डायग्राम बना के समझा दिया, सब कर दिया आपने, तो टीचर आपको नंबर तो देगा ही। आपको 6 नंबर दे दिया, 7 नंबर दे दिया। पर जब आप ये लिखते हो ना, जब आप ये नए केसेस लिखते हो ना, लैंडमार्क केसेस, नए जजमेंट लिखते हो, जो कि आपके सिलेबस में भी नहीं दिया है, जो कि वो डिस्कस ही नहीं हुआ, पर अगर आप उन्हें लिखते हो ना, ये आपका प्लस पॉइंट बनता है। और यहाँ पे आपको 9 नंबर और 10 नंबर मिल सकते हैं आराम से। तो नुकसान तो कुछ है नहीं, ये आप पढ़ लेना और आगे देख लेना। आगे हम देखते हैं कंक्लूज़न क्या बोलता है। कंक्लूज़न ये बोलता है कि लीगल प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 112 of Indian Evidence Act and section 116 of BSA aims to protect the legitimacy of children born within the marriage, reflecting the societal interest in preventing the stigma of the legitimacy. However, advancement in the scientific method, particularly DNA test, have introduced the complexities in applying this presumption. Okay, बाय द अर्लियर जजमेंट जो होते थे वो प्रिजम्पशन को बहुत ही स्ट्रिक्टली उसको मानते थे, अपहेल्ड करते थे और बोलते थे कि हम तो दूसरी बात सुनेंगे ही नहीं। पर बाद में आप देखेंगे, जैसे हमने केस लॉज डिस्कस किए, वहाँ पे कैसे जो कोर्ट है वो शिफ्ट हुआ इस बात पे कि भाई जो डीएनए टेस्ट है वो एक्यूरेट है, लेजिटिमेट है और ये जो है वो रिबेट कर सकता है। और ये अगर हम ये पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ देते हैं कि हमें बस चाइल्ड का सोचना है, तो हम अगर मैन के बारे में भी सोचते हैं कि क्या वो एक्सेस था कि नहीं था, कि वो जो मैरिज का कंज्यूमेशन है वो होगा नहीं होगा, इस चीज़ को देखने के लिए कोर्ट ने फिर अपना जो वो था व्यू उसे शिफ्ट करा धीरे धीरे। तो ये शिफ्ट जो है वो इंडिकेट करता है कि बैलेंस होगा इस चीज़ में, जो लीगल प्रिजम्पशन है और ये जो सोसाइटल इंटरेस्ट है उसको हम एक तरीके से बैलेंस करेंगे सोसाइटी में। और हम ये चीज़ देखेंगे कि कब इस चीज़ की ज़रूरत है कि उस बच्चे के राइट्स को, मोरालिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस बच्चे के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए सोसाइटी में अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि द मैन इज ट्राइंग टू डिमीन और जस्ट टू सो दैट द वुमेन इज अनचेस्ट, ही इज डूइंग दैट, बट वो जो चाइल्ड है उसके राइट को प्रोटेक्ट करना है, तो वहाँ पे जो कोर्ट है वो ये चीज़ अलाउ कर देगी कि भाई हम तो नहीं दे रहे परमिशन डीएनए टेस्ट का। ओके, हम तो नहीं दे रहे डीएनए टेस्ट का। ओके, उसके बाद नेवरदलेस कोर्ट एक्सरसाइज द caution ensuring that the DNA tests are not ordered highly and that the privacy and dignity of individual are respected. The burden of the proof lies heavily on the party challenging the presumption, requiring the strong and clear conclusive evidence on non-access of the scientific proof and presumption. Okay, so हो सकता है कि आपको ये समझ में आया हो सकता है कि नहीं आया हो। तो सबसे अच्छी बात है कि अब आपने जो स्टार्टिंग में एग्जांपल्स पढ़े हैं, आप पहले वो एग्जांपल्स पढ़ो। अगर आपको नहीं समझ में आया, वैसे मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा, पहले आप वो पढ़ोगे। एग्जांपल्स पढ़ने के बाद आप प्रोविज़न पढ़ो। आप बेयर एड खोलो, प्रोविज़न पढ़ो, प्रोविज़न समझो, उसके बाद आप केसेस पे जाओगे। और अगर आप एलएलबी के लिए आंसर लिख रहे हो तो सबसे ज़रूरी है कि आप वहाँ पे जो नए केस लॉज हैं, रिसेंट केस लॉज हैं, वो ज़रूर मेंशन करो। ओके, सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।